आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस यस सर। सर, आ रही है। हम्म। अभी टोटल कितने लोग हो जा रहे हो तुम लोग? सर 25 हो जाते हैं। सर 12 लोग। 25 हो जाते हो? यार अभी तो यस 13 ही सर। लोग आए हैं। मतलब मुझे मिला के 13। हाँ तो यार, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अंग्रेजों के बारे में, नहीं? कि अंग्रेज जो है वो भारत क्यों आए, क्या करने आए थे, और क्या हुआ था, क्या जरूरत पड़ी थी। पहले व्यापार जमीन के रास्ते से होता था, बंद क्यों हो गया, किसी को याद है? कोई बताएगा? याद आ रहा है? क्या हुआ था, कहाँ हमला हुआ था, किस जगह पर कब्जा कर लिया था, किसने किया था? कुछ याद है किसी को? सर तुर्कों ने। तुर्कों ने कहाँ पे कब्जा किया था? कहाँ कब्जा किया था? कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल जिसको कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल इंग्लिश में कहते हैं। सांस नहीं पिला ले, भाग जाए। कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया था 1453 में। ठीक है, तो जमीनी रास्ता हो गया था बंद, इसलिए क्या खोला, समुद्री रास्ते की खोज शुरू हुई। कौन था जो सबसे पहले भारत पहुंचा, वास्को डी गामा। और कब पहुंचा? 1498। 1498। कहाँ पहुंचा? कहाँ सर पहुंचा? कालीकट। कालीकट में पहुंचा, ठीक है, सर बहुत अच्छी कालीकट। बात। ठीक है, तो 1498 में कालीकट पहुंच गए, और फिर क्या लेके गए यहाँ से? क्या लेकर गए? भारत से क्या लेके गए थे? सो रहे हैं सारे के सारे, है ना? सो रहे हैं ना? क्या लेके गए थे? मसाले, कपड़े। कौन से कपड़े? यस। सूती कपड़े। का, सूती कपड़े, सु- रेशमी कपड़े। ठीक है, ये सब चीजें लेकर वापस गए। प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? तो 700 गुना। 700 गुना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 700 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों दौड़ दौड़ के सब भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं? यस क्योंकि सर। इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, इसलिए। जा- ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेज तो बहुत बाद में है।
उससे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और अंत में फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो ये 4 कंपनियां थी। ये चारों कंपनियां जो है वो भारत आई व्यापार करने के उद्देश्य से। फिर स्थितियां ऐसी बन गई कि धीरे धीरे सत्ता जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चली गई। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े और युद्ध लड़ने के बाद भारत पर कब्जा कर लिया। चलिए हम जो है वो चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत हमने वेट कर लिया है, 16 लोग आ गए हैं। जो आएगा उसको बाद में देखा जाएगा। अरे खुल जा भाई, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। आज सब लोग थोड़ा चुप है, क्या बात है? नींद तुम लोग की पूरी नहीं हुई है क्या? चलिए हम शुरू करेंगे। तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब जो थे वो सबसे शक्तिशाली शासक थे, आखिरी। ठीक है, उनके बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ। उससे पहले तो लाइन लगी हुई है शक्तिशाली शासकों की, लेकिन उसके बाद जो है था कोई शक्तिशाली शासक जो है वो हमारे सामने नहीं आता है। सिर्फ औरंगजेब थे जो अंतिम आखिरी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इनफैक्ट मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो औरंगजेब के ही पास था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। बहुत सारे जमींदार थे, आप जानते हैं जमींदारी व्यवस्था जो थी वो इन्हीं लोगों ने स्टार्ट की थी। ठीक है, या मनसबदारी व्यवस्था जिसे आप जानते हैं। तो बड़े बड़े मनसब होते थे, बड़े बड़े मनसबदार होते थे, उनके पास अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी। तो जब तक राजा जो है वो शक्तिशाली होता है तब तक ये मनसबदार शांति से बैठे रहते हैं, और जैसे ही कोई कमजोर शासक आता है तो ये अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, कोई शक्तिशाली उत्तराधिकारी उसका होगा नहीं, तो ये लोग जो है वो अपने स्वतंत्र राज्य धीरे धीरे स्थापित कर लेंगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सके। अभी तक सारा कामकाज, तो सारी चीजों का सेंटर था वो दिल्ली हुआ करता था, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई और चीज हो, क्योंकि मुगल बादशाह वहीं रह रहा है। लेकिन चूंकि मुगल बादशाह की सत्ता धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, तो दिल्ली जो था वो केंद्र के रूप में अब नहीं रह पाएगी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब होता है पहला हाफ। जैसे जो सेंचुरी होती है, शताब्दी होती है, 100 साल की होती है, जिसको आप सदी भी कहते हैं। तो पहले 50 साल को उत्तरार्ध कहा जाता है और आखिरी के 50 साल को क्या कहते हैं? तो बता पाएगा हमें? सर पूर्वार्ध। फिर उत्तरार्ध क्या हुआ? ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं, हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन हम सब बिल्कुल बस ऐसे वैसे बैठे रहते कि भांग भागे बैठे हुए, कोई दीन दुनिया से मतलब ही नहीं है, बस सुने जा रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले। अब देखो, पूर्वार्ध जो शब्द है उससे पहले ही पूर्व लगाए, तो उत्तरार्ध पहले 50 साल कैसे हो सकता है? ये सब चीजें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। पता, हम ये देख रहे थे कि आप क्या बोलते हैं, बाकी लोग सुन रहे हैं।
हेलो। यस सर। हाँ, तो क्या सो रहे हो तुम लोग? पूर्वार्ध क्या होता है? पूर्वार्ध का मतलब फर्स्ट हाफ, और उत्तरार्ध का मतलब होता है लास्ट पार्ट ऑफ द सेंचुरी। पहले 50 साल पूर्वार्ध और आखिरी के 50 साल उत्तरार्ध। लिख लो कहीं पे, आ जाते हो। मतलब अगर हम 2 4 20 कहें तो तुम लोग उसको भी यस कर दोगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो उत्तरार्ध यानी लेटर हाफ। तो 18वीं सदी का टाइम पीरियड कौन बताएगा मुझे? सर मैं बताऊं? 1700 से 90 तक। कितना? सर पूर्वार्ध का होगा सर 1700 से 1790 तक। 1790 तक। 9 से सर गलत है। 9 से 1799 तक। 1701 से लेकर एक आदमी 1799 बोल। तक। 1701 से 1799 कि 1700? सर 1700 लेके 1799 तक। 18वीं एक सदी का सेंचुरी टाइम होगी। पीरियड होगा। हाँ, 1700 से लेकर 1799 99 तक। तक। यस सर। हाँ, तो उत्तरार्ध का मतलब क्या हो गया? सर बाद में सर 1700 1750 से लेके 1799 तक। 1750 हाँ, 1750 से लेकर 1799 तक। 1750 से 1799 तक ये उत्तरार्ध का टाइम पीरियड है। 18वीं Yes, सदी sir. के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और फिर यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर का मतलब होता है इजाजतनामा। इजाजतनामा मतलब जिसमें परमिशन मांगी जा रही है। तो कंपनी ने क्या किया? रानी से इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार मतलब कि पूर्व से अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है और कोई कंपनी व्यापार नहीं कर पाएगी। कहाँ की कंपनी? इंग्लैंड की कंपनी। भाई एक कंपनी तो होती नहीं है, देश में कई सारी कंपनियां होती। तो एलिजाबेथ ने जो है वो इजाजत दे दी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया में जो ये कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यही व्यापार कर पाएगी और कोई कंपनी व्यापार नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है। आप अपने देश की विभिन्न कंपनियों को तो व्यापार करने से मना कर सकते हो, लेकिन दूसरे देश की कंपनियों को आप मना नहीं कर सकते। तो इसीलिए दूसरे देशों की भी अन्य कंपनियां जो थी वो व्यापार के लिए भारत पहुंच जाएंगी। उनमें से 3 प्रमुख देश हैं जो मैंने आपको बताया। अंग्रेज तो हैं ही, साथ साथ पुर्तगाली हैं, डच हैं, जिनको आप इंग्लिश में पोर्चुगीज कहते हो, डच को इंग्लिश में डच कहा जाता है, और फ्रांसीसी फ्रेंच हो गई। ठीक है, तो ये 3 और देश थे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यूरोप से इंडिया ईस्ट की तरफ पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ईस्ट इंडीज कहा गया। ईस्ट इंडीज का मतलब भारत और पूर्वी तरफ पड़ने वाले बहुत सारे अन्य देश भी हैं जो द्वीप है, जैसे कि इंडोनेशिया है, जावा है, जकार्ता है, सुमात्रा है। तो यहाँ पर भी व्यापार करने के लिए ये लोग आएंगे। और व्यापार किस चीज का करना है हमने आपको बता दिया। डिमांड है मसालों की और कपड़ों की। तो ये एकाधिकार जो है इनको मिल जाएगा। इस इजाजतनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था।
उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां, वाणिज्यिक का क्या मतलब होता है, मतलब एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा जाता है और महंगी कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। इसी को हम कहते हैं वाणिज्यिक। तो वाणिज्यिक कंपनियां जो है वो क्या कर रही है, भारत से चीजों को सस्ते दाम पर खरीद रही है और यूरोप जाकर उसे महंगे दामों पर बेच दिया जा रहा है। तो वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। हमने पहले भी आपको ये बताया है ना, कि जब तक एक कंपनी है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो अपना सामान आराम से खरीद रही है, आराम से बेच रही है। लेकिन जब कई सारी कंपनियां जो है वो बाजार में उतर आएंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, है ना। और सभी कंपनियां क्या चाहती हैं, सभी कंपनियां खरीदना चाहती हैं मसाले, कपड़े, है ना। तो अब क्या होगा, ये कपड़ों का और मसालों का दाम बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी ही है, तो इससे चीजों का दाम बढ़ जाएगा। और जब आपको चीजें महंगी खरीदनी पड़ेंगी तो आपका मुनाफा भी कम हो जाएगा। तो यही हुआ। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी ही चीजें खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। कंपनियां यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। अब यहाँ से आप कहानी शुरू होती है। यही बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। भाई, आपका मुनाफा तभी कायम रह सकता है जब आप इस प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दें। प्रतिस्पर्धा को खत्म कैसे किया जा सकता है? लड़कर या फिर दूसरी कंपनियों के जहाज डुबाकर, उनके गोदामों पर हमला करके, ठीक है, उस पर कब्जा करके। तो ये सारी जो है महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वही आगे चलकर कारण बनेंगी कि ये जो कंपनियां हैं ये भारत के शासकों के साथ युद्ध करने लग जाएंगी। अब आप जान रहे हैं इसी प्रतिस्पर्धा के चलते क्या हो रहा है। इसी प्रतिस्पर्धा के चलते जो है एक दूसरे के जहाज डुबाए जा रहे हैं, गोदामों पर हमला किया जा रहा है। अब क्या होगा, कंपनी अपने माल की सुरक्षा के लिए किले बनाना शुरू कर देगी, ठीक है, किलेबंदी कर लेगी। गोदाम के चारों तरफ किला बनाया जाएगा, हथियार रखे जाने लगेंगे, सेना रखी जाने लगेगी। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि ये कंपनियां अपने माल की सुरक्षा कर सकें। अब ये बात किसको अच्छी नहीं लगेगी? अब यहीं से आप चीजों को समझने का प्रयास करें। सर भारतीय शासकों को अच्छी नहीं लगी। अब ये बात किसको पसंद नहीं आएगी? भारतीय शासकों को ये बात पसंद नहीं आएगी। क्यों पसंद नहीं आएगी? सर उन्हें मतलब राज्य की सुरक्षा पर संदेह होने लगेगा। इसकी सुरक्षा पर संदेह होने लगेगा। ये बेटा, ये जो लोग इतना लेट आ रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, इतना लेट टाइम से क्यों नहीं आते हो तुम लोग? 15-20 मिनट लेट आ रहे हो। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो, ये भी सचिन कुमार आए हैं। सचिन जी, 9:22 हो रहे हैं जी। कृपया करके समय से आए। हाँ बताओ।
सर हम भारतीय शासकों को डर रहेगा कि अंग्रेज किले बना लिए, कहीं वो हमारे राज्य पे सर और जमीन न अधिग्रहण कर लें, उनको ये अपनी बिल्कुल सुरक्षा अपने उसी राज्य की तरीके से सुरक्षा है, पर डर रहेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि कोई व्यक्ति आया आपके घर, आपसे मदद मांगी कि भाई हमारी मदद कर दो, हमारा कुछ काम है, ठीक है, हमारा कुछ काम है, हम जो है वो कुछ दिन रहेंगे, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। कुछ दिन के बाद क्या हो कि वो आप ही के घर में एक कमरा बनाना चालू कर दे, समझ रहे हैं बात को, है आप ही के घर में रहे और एक खाली स्थान देखकर वो क्या करे, कमरा बनाना चालू कर दे, कुछ लोगों को और बुला लाए, हथियार भी रख ले, तब आपको क्या लगेगा ये क्या करना चाह रहा है? हमारा वही अंग्रेज, घर अपने नाम करना। हाँ, कब्जा करने का प्रयास। हाँ, समझ में आ रही है ना बात? अब ये यूरोपीय कंपनियां भी तो यही काम कर रही हैं, आई थी व्यापार करने, प्रतिस्पर्धा हुई कंपनियों के बीच, एक दूसरे का माल लूटने लगे, जहाज डुबाने लगे, तो सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, भाई माल बचाना है, इस प्रकार से हम अपने माल की सुरक्षा करें, तो क्या करेंगे, किलेबंदी करनी चालू कर देंगे, जो गोदाम होगा सैनिक रखने लगेंगे, गोला बम बंदूक आ जाएगी। तो अब जो शासक होंगे उनको लगेगा यार ये तो मतलब हमारी सत्ता के लिए चुनौती है कि कोई आदमी आ रहा है और हमारे ही इलाके में किलेबंदी कर रहा है, तो वो विरोध करेंगे। ऐसा है कि आप किलेबंदी ना करें, वो कहते नहीं हम तो किलेबंदी करेंगे, और फिर यही बात आगे बढ़ते 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 क्या हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, किसके किसके बीच, कंपनी के बीच और शासक के बीच, और होगा ये कि शासक जो थे वो हार जाएंगे, ठीक है, और इस प्रकार अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। अंग्रेजों ने ना सिर्फ जो है दूसरी यूरोपीय कंपनियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि भारत के अनेक शासकों को हरा भी दिया युद्ध में, ठीक है। चलिए हम जो है वो आगे की कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए 22 तो बच्चे हो गए हैं, आप लोग समय से आया करिए, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अरे फुलजा सिंह प्रेजेंट स्क्रीन स्टार्ट प्रेजेंटिंग स्टार्ट नाउ। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये लोग जो है क्या करने लगेंगे, सभी लोग को एक जैसी चीजें चाहिए, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, मुनाफा गिरने लगेगा, तो एक ही तरीका है कि प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी जाए। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल चले गए जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। ये हमने आपको अभी बता दिया। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से टकराव भी होने लगे। क्यों टकराव होने लगे, अभी हमने आपको उदाहरण देकर बताया कि कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगे, आप ही के घर में आए, उसके बाद वही किला बना ले अपना, कुछ लोगों को भी ले आए, सैनिक भी ले आए, हथियार भी ले आए, तो जाहिर सी बात है आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, आप विरोध करेंगे, है ना। और वो क्या करेगा, वो आपसे लड़ाई कर लेगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहले इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को जमाने में फैक्टर कहा जाता था। ये शब्द याद रखिएगा, बार बार इस्तेमाल होगा। फैक्टर कौन है, अंग्रेजी व्यापारी। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। वेयर हाउस वो जगह होती है जहां पे सामान रखा जा रहा है, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। तो वेयर हाउस मतलब स्टोर हाउस बेसिकली, जहां पे सामान स्टोर किया जा रहा है। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया।
2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था, जिसके नाम पर आज कोलकाता है, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को भी इस बात के लिए तैयार कर दिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। अब यहाँ पे ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बिना शुल्क चुकाए व्यापार करना। इसका क्या मतलब हुआ? बिना शुल्क चुकाए, भाई जब भी आप ट्रेड करते हैं तो बदले में आपको क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो कंपनी ने क्या किया, मुगल बादशाह से फरमान यानी ये आदेश जारी करवा लिया कि वो बिना कोई टैक्स चुकाए व्यापार कर सकते हैं। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो निजी तौर पर व्यापार अफसर जो थे वो निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उन्हें छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। देखो, फरमान जो औरंगजेब ने दिया था वो कंपनी के लिए था कि कंपनी जो भी व्यापार करती है उसे शुल्क चुकाने की जरूरत नहीं है, यानी टैक्स नहीं देना पड़ेगा कंपनी को। लेकिन इस अधिकार का अंग्रेजी व्यापारियों ने गलत फायदा उठाया। वो लोग अपना निजी व्यापार उन्होंने शुरू कर दिया, और ये जो निजी व्यापार था इस पर भी वो शुल्क नहीं जमा करते थे। तो जाहिर सी बात है, जो भी शासक होगा उसको ये बात पसंद नहीं आएगी कि एक तो अंग्रेजी कंपनी शुल्क नहीं चुकाती है, और दूसरी बात क्या हो गई, जो अधिकारी जो थे जो अपना निजी व्यापार चला रहे थे वो भी शुल्क नहीं चुका रहे हैं। तो इस कारण क्या होगा, जो शासक होगा उसको राजस्व का यानी टैक्स का नुकसान होने लगेगा। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली का विरोध क्यों नहीं करते? ये बात बंगाल के नवाब को अच्छी नहीं लगी कि वो विरोध करेंगे। अब आ जाएगी बात व्यापारों से युद्धों। आपने देखा क्या सिचुएशन बन रही है, एक तो किलेबंदी करना है, दूसरी बात उन्होंने औरंगजेब से फरमान जारी करवा दिया और जो था वो टैक्स देना बंद कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया, बल्कि निजी रूप से जो भी व्यापारी जो थे वो व्यापार चला रहे थे अपना, उन्होंने भी टैक्स देना बंद कर दिया। जाहिर सी बात है ये सारी बातें बंगाल के नवाब को पसंद नहीं आएंगी और नतीजा क्या निकलेगा, युद्ध हो जाएगा। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उसी समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार इसका अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। नजराने मतलब गिफ्ट। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि इसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ गई है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। देखिए, दोनों तरफ से ही प्रयास हो रहे हैं। उधर जो था, जो बंगाल के नवाब और उनके अधिकारी थे, उन्होंने काफी सारी पाबंदियां लगा दी अंग्रेजी कंपनी के ऊपर, और इधर अंग्रेजों ने क्या किया, अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात पर भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। तो अब बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बन गए। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी कठपुतली नवाब चाहती थी। कठपुतली नवाब का क्या मतलब हुआ, ऐसा नवाब कि कंपनी के इशारों पर काम करे, मतलब कंपनी जैसा बोले वो वैसा ही करे, अपनी मनमर्जी से कुछ ना करे। तो वो नहीं चाहती थी कंपनी
अंग्रेजी कंपनी के सिराजुद्दौला नवाब बने। वो तो कठपुतली नवाब चाहती थी। उसने व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को भी नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। नवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी के राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोककर बकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। बंगाल नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर दिया, गोदाम पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा करने के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता से हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चलती रही, मतलब बातचीत होती रही। इस घटना के बाद घटना क्या थी? कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी उस पर नवाब ने हमला कर दिया और कई सारे अंग्रेज अधिकारियों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया, उनके हथियार कब्जे में ले लिए, जहाजों को घेर लिया। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। जो मीर जाफर था उसने क्या किया था? अंग्रेजों के साथ समझौता कर दिया था। समझौता क्या था? समझौता ये था कि तुम हमारी अगर मदद करोगे। ये कौन कह रहा है? अंग्रेज। अंग्रेज किससे कह रहे हैं? मीर जाफर से कह रहे हैं। मीर जाफर कौन है? सेनापति है। किसका सेनापति है? सिराजुद्दौला का सेनापति है। तो साठगांठ हो रही है मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों ने ऑफर दिया है अगर मीर जाफर उनकी मदद करेंगे, युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे, तो सिराजुद्दौला युद्ध हार जाएगा और सिराजुद्दौला को पकड़कर कत्ल कर दिया जाएगा और उसके बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया जाएगा? मीर जाफर को बना दिया जाएगा। ठीक है। तो मीर जाफर जो थे उनको लगा कि ये तो बढ़िया मौका है, हम तो नवाब बन सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों से हाथ मिला दिया। ठीक है। और एक और बहुत बड़ा व्यापारी था बंगाल का जिसका नाम था सेठ अमीचंद। बहुत बड़ा व्यापारी था, सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास था। उसके साथ भी अंग्रेजों ने सांठगांठ कर दी। पैसा उधर से मिला, सहायता मीर जाफर से मिली और इस प्रकार प्लासी के युद्ध की जो था वो षड्यंत्र उन्होंने तैयार कर लिया और फिर वो मौका ढूंढने लगे कि किसी प्रकार जो है वो युद्ध हो जाए। और अंत में क्या हुआ? युद्ध हुआ और युद्ध में सिराजुद्दौला और उसके कुछ मुट्ठी भर सैनिक ही युद्ध लड़े और बाकी सारी सेना पीछे खड़ी गई। जब सिराजुद्दौला ने ये देखा कि उसकी सेना तो युद्ध में लड़ी नहीं रही है तो उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। और फिर कठपुतली जो नवाब थे मीर जाफर, उनको नवाब बना दिया गया। ठीक है। और इस प्रकार अंग्रेजों को पहली विजय भारत में हासिल हुई और बंगाल उनके कब्जे में चला गया। ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेंगे। तो सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। संपन्नता का आश्वासन, ये एक स्रोत दिया हुआ है, जरा इसको पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ता से चिट्ठी भेजी थी। क्या लिखा था चिट्ठी? लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं सोचकर खुद अभिभूत हूँ कि समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों पर कब्जा, क्या कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित है? अब आप समझ रहे हैं कि कितना पैसा सालाना जाएगा? 20 लाख पाउंड उस जमाने में 1759 में।
आपको लग रहा होगा कि ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये बहुत 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 ज्यादा बड़ी रकम है। जिसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे 60s में मेरे पिताजी ने आर्मी ज्वाइन की, ठीक, तब उनकी पहली तनख्वाह जो थी 64 रुपए थी, 64 रुपीज, ठीक है। और बड़ी सी फैमिली थी, मतलब 12-14 लोग थे। तो उसी 64 रुपए में खाना पीना भी होता था, पढ़ाई लिखाई भी होती थी, सारे खर्चे होते थे, पैसा बच भी जाता था। 64 रुपए की बात बता रहा हूँ। तो ये मुश्किल से मैं आपको कितने साल पीछे ले गया हूँ, 50-55 साल पीछे लेके जा रहा हूँ। तब सोचिए 64 रुपीज की क्या वैल्यू, मतलब 64 रुपीज आज के जमाने में 64,000 रुपीज की वैल्यू रखते हैं। अब आप समझिए 20 लाख पाउंड आज से 200-250 साल पहले क्या वैल्यू रखते होंगे। ये बहुत बड़ी रकम है। तो वो यही बात कह रहा है कि इतना पैसा मिलेगा तो इसलिए इस पर इतना हाय तबाह मचाने की जरूरत नहीं है। नवाब की शिकायतें देखिए क्या क्या है, यही देख लेते हैं। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहा। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने की थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला, जिसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उनके बहुत सारे सौदागर और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। देखा आपने, ये नवाब अंग्रेजों के बारे में लिख रहे हैं और यही कारण था कि युद्ध हो गया। तो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। इसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर ये काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लिया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधा अपने कब्जे में लेने की कोई जरूरत उन्होंने नहीं समझी। जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा कि ये रास्ता भी आसान नहीं था। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा तो करना ही पड़ता था। तो कंपनी ने सोचा था कि मीर जाफर को हम नवाब बना देंगे और जैसा हम कहेंगे मीर जाफर वैसा ही करेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब कठपुतली जो है, जो कठपुतली नवाब थे, अंग्रेजों ने जैसा सोचा कि उनके मुताबिक वो काम करेंगे। हर बार ऐसा नहीं होता था क्योंकि नवाब को भी तो जो है प्रजा को जवाब देना पड़ता था। प्रजा की नजर में सम्मान पाने के लिए उसे भी तो कुछ कार्य करने पड़ेंगे। ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हो रही थी। तो फिर कंपनी क्या करती। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो फिर बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में और उसको भी हरा दिया गया। उसे बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और मीर जाफर को फिर नवाब बनाया गया। तो अब देखिए सिनेरियो क्या है। सबसे पहले सिराजुद्दौला को मारा, मीर जाफर को नवाब बनाया। जब मीर जाफर अंग्रेजों की बात ना मानने लगा तो फिर उसको हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बनाया। जब मीर कासिम ने विद्रोह कर दिया तो फिर उसके साथ बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें वो हार गया तो फिर किसको नवाब बनाया, मीर जाफर को। ठीक है, तो मीर जाफर 2 बार नवाब बने। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। जब मीर जाफर को जब दोबारा नवाब बनाया गया तो किस शर्त के साथ कि बंगाल वो क्या करेगा, हर महीने 5 लाख रुपए यानी सालाना कितना हो गया 60 लाख रुपए जो है वो कंपनी को देगा। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसे चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। कहते हैं ना, खून लग गया मुंह में शेर के। अब वो क्या करेगा, और शिकार करेगा। तो बिल्कुल वही स्थिति अंग्रेजों की हो गई। जब इतना सारा पैसा अंग्रेजों को मिलने लगा तो अंग्रेजों को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया है, तो क्यों ना और इलाकों पर कब्जा कर लिया जाए। और इलाकों पर कब्जा करेंगे तो और ज्यादा पैसा मिलेगा।
1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के सामने अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण, दीवानी का मतलब समझते हैं? दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, यानी कर वसूलने का अधिकार, दीवानी अधिकार। ठीक है, तो दीवानी अधिकार मिल गया किसको? कंपनी को। कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जब यह अधिकार मिल गया तो कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लास्टिक की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत से सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। अब हम कल डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी के अफसर जो थे वो नवाब बन बैठे, तो कैसे बने वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आपने देखा कि अभी तक जो भी व्यापार हो रहा था तो उसके लिए अंग्रेजों को ब्रिटेन से सोना और चांदी मंगाना पड़ता था, लेकिन अब यह स्थिति उलट जाएगी। अब क्या होगा? बंगाल से इतना अधिक पैसा मिल गया है कि ब्रिटेन से सोना और चांदी मंगाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। अब देखिए अंग्रेजों का फायदा किस प्रकार से हो रहा है। हमारी ही चीजें जबरदस्ती हमसे खरीद कर, सस्ते दामों पर खरीद कर, और तो मुफ्त में मिल गई ना उन्हें, उस बदले में पैसा भी मिला और उसको महंगे दामों पर कहाँ बेचा? यूरोप में। और हमारे ही पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने किले बनाए, सैनिक रखे, बड़े बड़े ऑफिस क्रिएट किए और हम पर ही शासन किया। ये सारा कुछ उन्होंने अपने पैसे से नहीं दिया, हमारे ही पैसा हमी से लूट कर और हमी पर शासन किया। ठीक है, बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक नोट्स बनाते रहिए, कोई डाउट हो तो फिर पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.